हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इसी यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं पीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को निःशुल्क सारे वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, निःशुल्क कोचिंग आप लोगों को प्रदान करूंगा। तो इसी श्रृंखला में मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पीएससी के सिलेबस के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्रदान किया था और बताया था कि किस प्रकार से हमें पीएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी प्रारंभ करना चाहिए, कौन से बुक्स हमें अपने संदर्भ में लेने चाहिए, कौन से बुक पढ़ने चाहिए, किस प्रकार से नोट्स बनाना चाहिए। मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि किसी भी कोचिंग संस्थान में आप चले जाइए, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा किया जाता है। आप लोगों को थ्योरी पार्ट बताया जाता है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को के नोट्स बनाए जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक्स रिफ़र कर लीजिए, बुक्स परचेस कर लीजिए और पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए। और मेरे जो भी नोट्स हैं उनको अपने बुक्स के माध्यम से भी टैली करते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स सबसे बहुत लाभदायक रहते हैं। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को देखते हुए, इसके वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स बनाइए और गंभीरता से पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए। मैं आप लोगों को पीएससी के सिलेबस के सभी विषयों के वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिचित और अपने मित्रों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए आज हम अपना आज का क्लास प्रारंभ करते हैं, जिसमें मैं आज आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताऊंगा। किसी भी देश का इतिहास जानने के लिए किसी भी देश के इतिहास जानने के लिए कुछ स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके माध्यम से उसके इतिहास के बारे में पता चलता है। तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए इसको 3 वर्गों में बांटा है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण। मैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को इन 3 बिंदुओं के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। पुरातात्विक स्रोत: पुरातत्व उन भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है जिनका निर्माण और उपयोग मनुष्य ने किया है। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व वे कृत्रिम या वस्तुएं हैं जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है, अतः ये स्रोत पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, मंदिर, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, अभिलेख, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, उपकरण, आभूषण आदि प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत के बारे में सबसे प्राचीन जो स्रोत है वो हड़प्पा सभ्यता के मिले हैं। वहाँ के मुहर, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन आदि से प्राप्त होते हैं जानकारी हमको। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभिलेखों के माध्यम से हमें हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। बहुत सारे राजवंशों के बारे में इन्हीं अभिलेखों से ही जानकारी प्राप्त होता है। कुछ अभिलेखों में तो पूरे एक राजवंश की वंशावली ही दी गई है, जिसे उस राजवंश के बारे में हमें उस अभिलेख के माध्यम से पता चलता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। मैं आप लोग बताना चाहूँगा, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। बहुत बार यह कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेख वह लेख होते हैं जो किसी पत्थर, चट्टान, हड्डी को खोदकर उस पर लिखे जाते हैं। देश में सर्वाधिक अभिलेख मैसूर कर्नाटक में संरक्षित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप सभी नोट कर लीजिए। देश में सर्वाधिक अभिलेख मैसूर कर्नाटक में संरक्षित हैं। कर्नाटक के मैसूर में संरक्षित हैं। भारत में अब तक सबसे मिला प्राचीन अभिलेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पिपरावा कलश, जो बस्ती जिला में स्थित है। अजमेर से प्राप्त बल्ली अभिलेख अशोक के काल के पहले का माना जाता है।
अशोक के अभिलेख भारत में पढ़े जाने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। अशोक के जो अभिलेख थे भारत में पढ़े जा सकने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। देखिए, हमारे भारत के इतिहास के लिए जानकारी के स्रोतों में बहुत सारे अभिलेख मिले। कुछ अभिलेख अशोक के बहुत पहले से हैं, लेकिन वो अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है। तो अशोक के अभिलेख जो प्रथम बार जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जो ब्राह्मी लिपि में गया था अशोक के अभिलेख, उन्हें पढ़ने में उसको सफलता मिली। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेख भारत में पढ़े जाने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। यह पठित अभिलेख है प्रथम भारत का अशोक के अभिलेख। अशोक ने अपने अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक एवं ग्रीक लिपि में लिखे। ब्राह्मी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि जो हमारी देवनागरी लिपि है, उसी प्रकार की एक लिपि थी जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और खरोष्ठी लिपि एक लिपि थी जो फारसी उर्दू से मिलती जुलती लिपि है, जिसमें जो अक्षर हैं वो दाएं से बाएं लिखे जाते थे, जैसे उर्दू फारसी में लिखे जाते हैं। अरामाइक लिपि एक लिपि है जो सामी लिपि, जो सीरिया, मिस्र, तुर्की, अरब देशों में प्रचलित थी, उस लिपि से ही इसका जन्म हुआ है, अरामाइक लिपि का। अरामाइक या आर्मेक लिपि दोनों एक ही है। ग्रीक लिपि जो हिंद यवन शासकों के इस समय में प्रचलित थी, यवन साम्राज्य या रोमन साम्राज्य में प्रचलित थी, उसको ग्रीक लिपि बोला जाता है। अशोक के बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए, लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख, गुफालेख, स्तंभलेख, लेकिन अब उसके 4 अभिलेखों मास्की, निठुर, उदयगोलम और गुंजरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं चारों अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। इसमें मास्की अभिलेख जो कर्नाटक में स्थित है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सके हैं कि प्रथम बार अशोक का नाम कहाँ प्राप्त होता है, तो मस्की अभिलेख। इसके अलावा निठुर, उदयगोलम और गुंजरी जो जिला दतिया मध्य प्रदेश में है, यहाँ भी अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये चारों अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए नोट कर लीजिएगा। अशोक के अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख सम्मिलित हैं। अशोक के बड़े अभिलेख 14 हैं, लघु शिलालेख 15 और स्तंभलेख 7 और 6 लघु स्तंभलेख तथा 4 गुहालेख प्राप्त होते हैं अशोक, जिसमें अशोक के जो 7 स्तंभलेख हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए जब अशोक के अभिलेख के बारे में एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा 7 स्तंभलेख के बारे में। इसमें 7 स्तंभलेख में अशोक ने अपनी प्रशासनिक, अपने राजनीतिक जो उसके आदेश थे या उसकी जो नीतियां थी उनके बारे में उल्लेख किया गया है, अपनी राजनीति के बारे में उल्लेख किया है, प्रजा को किस प्रकार के आचरण करने चाहिए उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को विस्तृत रूप से अशोक के अभिलेख के बारे में बताऊंगा। अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एपिग्राफी, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों से भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। अतः अभिलेख भारतीय इतिहास के विश्वसनीय स्रोत हैं। अभिलेखों के माध्यम से ही हमें किसी राजवंश की राजनीतिक प्रणाली के बारे में, उसकी राजनीतिक शक्तियों के बारे में पता चलता है, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, किस धर्म का वे आचरण करते थे, इन सभी के बारे में हमें अभिलेखों से ही पता चलता है। इन अभिलेखों से तत्कालीन राजाओं के चरित्र और व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। ये अभिलेख अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन आदि के शासनकाल की अनेक घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। हम आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन सभी के द्वारा अभिलेख बनाए गए, जो आगे से शिलालेख, अभिलेख मिलेंगे, जो जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकाई नामक स्थान से मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकाई नामक स्थान से मिले हैं। अब बोगजकाई कहाँ पर है? बोगजपाई एक एरिया है जो मध्य एशिया के क्षेत्र में है, जो तुर्की और सीरिया के बीच में स्थित है।
यह क्षेत्र तुर्की और सीरिया के बीच में स्थित है। यहीं से प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर अंकित हैं। भारत में सबसे प्राचीन पठित अभिलेख सम्राट अशोक के काल के प्राप्त हुए हैं, जो ब्राह्मी लिपि में हैं, जो मैंने आपको बताया जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जिसको पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। अशोक के अधिकतम अभिलेख ब्राह्मी लिपि में तथा कुछ खरोष्ठी, अरमाइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। मैंने आप लोगों को बताया कि अशोक के अभिलेख सबसे प्रथम पठित अभिलेख हैं, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसमें जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब हम बुगजकाई अभिलेख के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। बुगजकाई अभिलेख एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जो तुर्की और सीरिया के मध्य स्थित है। यह 1400 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। यह सर्वाधिक प्राचीन अभिलेखों में से एक है। इसमें 4 देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य, जिसे अश्विन कुमार भी कहा जाता है, का उल्लेख मिलता है। यह किलाकार लिपि तथा संस्कृत भाषा में है। बुगजकाई अभिलेख किलाकार लिपि में है। किलाकार लिपि से क्या तात्पर्य है? किलाकार लिपि में जो अक्षर जो होते थे वो कील के समान उभरे हुए दिखते थे, इसलिए इसे किलाकार लिपि कहा जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों का हम अध्ययन करेंगे, जैसे अयोध्या अभिलेख, जो पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का शासक था, उसके द्वारा बनवाया गया था। अयोध्या अभिलेख, शुंग वंश भारत के ब्राह्मण एक राजवंश है। भारत में 3 ब्राह्मण राजवंश है, शुंग, कर्ण और सातवाहन, जिसमें से एक शुंग वंश था। इसी के राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा अयोध्या अभिलेख बनाया गया। गरुड़ स्तंभ, यह यवन राजपूत हेलियोडोरस द्वारा, रोमन साम्राज्य यवन साम्राज्य से एक राजदूत हेलियोडोरस आया था, उसके द्वारा यह गरुड़ स्तंभ बनाया गया था। यह एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह वर्तमान में विदिशा जिले में स्थित है। नासिक अभिलेख सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा बनवाया गया। हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म के अनुयायी खारवेल द्वारा बनाया गया। यह अभिलेख भारत का ऐसा अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष के उल्लेख का विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। इसे रुद्रदामन द्वारा बनाया गया था विशुद्ध संस्कृत में। विशुद्ध संस्कृत कहने से तात्पर्य यह है कि शुद्ध संस्कृत भाषा में इसमें लेख लिखे गए हैं। यह गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसका निर्माण अशोक द्वारा कराया गया। इसी में हरिसेन ने चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया और अकबर ने इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद किले में रखवाया। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया और इसी प्रयाग प्रशस्ति में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हरिसेन चंपू शैली कहने से क्या था? चंपू शैली गद्य और पद्य दोनों शैलियों का मिश्रण होता था, इसे चंपू शैली कहा जाता था। हरिसेन ने इसमें अपना एक लेख लिखवाया जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद में स्थानांतरित करवा दिया था। महरौली का लौह स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न आ चुके हैं। यह एक ऐसा स्तंभ है जो 1600 वर्षों से अभी तक खड़ा है, लेकिन इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। इसमें लोहे की मात्रा 98% है। 1600 वर्षों से इसमें पानी, हवा सभी से यह जूझते हुए है, तब भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार इससे प्रश्न पूछे जाके हैं। आप सभी इसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आप सभी इसे अंडरलाइन करके नोट कर लीजिए। एरण अभिलेख गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त द्वारा 510 ईस्वी के आसपास बनवाया गया।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, एरन अभिलेख। इस अभिलेख में सर्वप्रथम हमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। भानुगुप्त के एक सामंत या उसके एक अमात्य थे, सेनापति। अमात्य कहने का मतलब उसके मंत्री या सेनापति से है। भानुगुप्त के साथ गोपराज एक युद्ध में शामिल होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी सती हो जाती है। उनकी सती होने का उल्लेख इसमें एरन अभिलेख में किया गया है। यह 510 ईस्वी के आसपास का है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पुराना एरन अभिलेख है। भानुगुप्त है, 510 ईस्वी महत्वपूर्ण है, जिसे नोट कर लीजिए। भानुगुप्त के अमात्य गोपराज की पत्नी सती हो गई और प्रथम सती होने का प्रमाण इसी में मिलता है। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल कर्नाटक के ऐहोल क्षेत्र में स्थित है। इसके रचयिता रवि कीर्ति थे। ऐहोल प्रशस्ति एक चट्टान पर लिखा हुआ है। पहाड़ पर एक चट्टान है जिसमें ऐहोल प्रशस्ति लिखा गया है। प्रशस्ति का अर्थ क्या है मैं आप लोगों को बताऊं। प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा में लिखा हुआ लेख। जो किसी राजा, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रशंसा में जब कोई लेख लिखा जाता है तो उसे प्रशस्ति कहा जाता है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति में अपने हरिसेन ने अपने राजा के बारे में लिखा है, उसकी कीर्ति के बारे में लिखा है। वैसे ही ऐहोल प्रशस्ति में रवि कीर्ति थे। रवि कीर्ति ने इसमें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में इसे लिखा है। यह ऐहोल प्रशस्ति पहाड़ की चोटी, ऐहोल के पास पहाड़ की चोटी पर मेगुती जैन मंदिर की दीवार पर लिखा गया है। यह प्राचीन कन्नड़ भाषा तथा चालुक्य लिपि में लिखा गया है। इसकी भाषा कन्नड़ है और लिपि चालुक्य है। इस प्रशस्ति को 634 से 635 ईस्वी में रवि कीर्ति ने बादामी के चालुक्य वंशी राजा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में लिखा था। तो ऐहोल प्रशस्ति में जो लेख लिखे गए, रवि कीर्ति ने अपने राजा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में लिखा था और इसे 634 से 635 ईस्वी के आसपास लिखा गया माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे बिंदु आप नोट कर लीजिएगा। अशोक के अभिलेख। मैं आप लोगों को अशोक के अभिलेख के बारे में संक्षिप्त रूप से यहाँ जानकारी प्रदान करूँगा और मैं अशोक के अभिलेख के बारे में एक पूरा वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करूँगा उसके सारे अभिलेखों के बारे में। अशोक के अभिलेख भारत में सबसे प्राचीन पठित अभिलेख सम्राट अशोक के काल के हैं, जिसे जेम्स बिस्टेप ने 1837 में पढ़ा। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में तथा कुछ खरोष्ठी, आर्मेइक और यूनानी लिपि में है। मैं यहाँ फिर बताना चाहूँगा कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि जो फारसी उर्दू की तरह है, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। अरामाइक सामी लिपि थी। सामी लिपि से इसका जन्म हुआ था। सामी लिपि जो मिस्र, सीरिया, अरब देशों में प्रचलित थी उस समय। और यूनानी लिपि जो यवन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य की लिपि थी, जो यूनानी लिपि कहा जाता है, जिसे ग्रीक लिपि भी कहा जाता है। अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम, दारा प्रथम या इसे दाराय वहु भी कहा जाता है। उस समय ईरानी शासकों का भारत पर आक्रमण हुआ और उन्होंने बहुत जगह पर अभिलेख बनाने स्टार्ट किए। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर अशोक ने स्तंभों का निर्माण, शिलालेखों का निर्माण स्टार्ट किया और उसने 40 अभिलेख बनवाए। अशोक के लगभग 40 अभिलेख हमें इतिहास में प्राप्त होते हैं। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं: स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख। स्तंभ लेख इस प्रकार के स्तंभ से बनाए जाते थे, खंभे बनाए जाते थे, उसमें कुछ लिखा रहता था, कुछ प्रशासनिक आदेश या कुछ अन्य प्रकार के लेख लिखे जाते थे। शिलालेख बड़े बड़े चट्टान होते थे जिसमें कुछ लेख लिखे जाते थे। गुहालेख पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया जाता था और गुफाओं की दीवारों पर कुछ लेख लिखे जाते थे। अशोक के शिलालेख, अशोक के कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख मैं आप लोगों को बताऊंगा। शाहबाजगढ़ी जो खरोष्ठी लिपि में है, मानसेरा यह भी खरोष्ठी लिपि में है, गिरनार, धौली, कालसी, जौगढ़, सोपारा, कालसी, एर्रगुड़ी ये सभी ब्राह्मी लिपि में है। सिर्फ 2 शाहबाजगढ़ी और मानसेरा खरोष्ठी लिपि में रहते हैं। अशोक के अन्य सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही प्राप्त होते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स।
न्यूमिस्मेटिक मुद्राओं के अध्ययन को, जो प्राचीन मुद्राएं हैं उनके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीनतम मुद्राएं आहत मुद्राएं हैं, जिसे पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है और इसी को कासारपण भी कहा जाता है। ये 5वीं शताब्दी के आसपास जारी किए गए थे। इस आहत मुद्राओं से तात्पर्य है इसमें केवल चित्र अंकित रहते थे, इसमें कोई लेख उत्कीर्ण नहीं किए जाते थे। आहत मुद्राओं को ही पंचमार्क सिक्के या कासारपण भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास के समय 206 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के बारे में जानकारी हमें मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होती है। सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व। सिक्के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पूरा हिंद यूनानी शासकों का इतिहास मुद्राओं के द्वारा ही पता चलता है। मुद्राओं से राजवंश की धार्मिक स्थिति, उनके विदेशों से संबंध और तत्कालीन कला एवं संगीत का पता चलता है। प्राचीन भारत के सातवाहन साम्राज्य के शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए। गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे। सातवाहन शासकों ने शीशे से सिक्के जारी किए गए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, ये भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए, तो मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्य साम्राज्य जब समाप्त होता है उसके बाद के सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए बोलने से कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के बोलने से तात्पर्य है कि सोने के सिक्के तो बनाए गए, लेकिन सोने की मात्रा, सोने की शुद्धता सबसे अधिक थी। उसमें अन्य मिश्रित पदार्थ जो भी डाले जाते थे वो कम थे और सोना उसमें अधिक रहता था। तो ये सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है। सातवाहन शासकों ने सोने के शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए बोलने से गुप्त शासकों ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए बोलने से कुषाण शासकों ने। दोनों ही प्रश्न आज किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। किस राजवंश के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, यह क्वेश्चन है। तो गुप्त शासक। और किस राजवंश के द्वारा सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए, इसका उत्तर कुषाण शासक। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यह। भारतीय इतिहास को जानने का एक अन्य पुरातात्विक स्रोत है स्मारक। स्मारक से तात्पर्य प्राचीन भवन, मृतक भवन, स्मृति भवन, क्षेत्रीय धार्मिक भवन आदि आते हैं। इनसे हमें उस समय की प्राचीन भारत की नगर नियोजन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, नगर नियोजन प्रणाली किस प्रकार थी आदि सभी के बारे में स्मारकों से पता चलता है। स्मारक किस प्रकार की, स्मारकों को कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, किस प्रकार के ईंटों का, पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, कौन सी प्रणाली बनाई गई थी स्मारकों को बनाने में, इन सभी के बारे में पता चलता है। और इससे पता चलता है कि उस समय की वह राजवंश या वह समय कितना विकसित था, यह पता चलता है इससे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है। अब हम कुछ मंदिरों की शैलियों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। उत्तर भारत में मंदिरों की शैली नागर शैली थी। उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनाए गए सब नागर शैली में। बहुत बार यह प्रश्न में पूछा गया है। तो उत्तर भारत में मंदिरों की शैली नागर शैली थी और दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली है। दोनों शैलियों का मिश्रण जो है बेसर शैली कहा जाता है। यह दक्षिणापथ में प्रचलित था। दक्षिणापथ कहने से तात्पर्य है जो सह्याद्री श्रृंखला और जो पश्चिमी घाट से होते हुए उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत को मिलाने वाले जो क्षेत्र हैं बीच के, वह क्षेत्र दक्षिणापथ कहलाते हैं। कलाकृतियाँ। प्राचीन काल में मूर्ति निर्माण कला कुषाण वंश से प्रारंभ हुआ। कुषाणकालीन मूर्तियों से गांधार कला का पता चलता है। इसमें विदेशी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कुषाण काल की मूर्तियाँ गांधार कला
का प्रभाव इसमें दिखता है। गांधार कला से इनका निर्माण हुआ है। चंदेल शासकों ने खजुराहों की मूर्तियों का निर्माण किया। सिंधु घाटी सभ्यता से पत्थर, टेराकोट एवं धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। गुप्तोत्तर काल की मूर्तियां सांकेतिकता से भरी हुई हैं। गुप्तोत्तर काल कहने से तात्पर्य है गुप्त काल समाप्त होने के बाद का जो समय है वह गुप्तोत्तर काल कहलाता है। इसमें मूर्तियां जो हैं सांकेतिकता से भरी हुई हैं। इसी के साथ आज का मैं यह प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत का यह वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सभी नोट्स बनाते रहिए, और मैं आप लोगों को हिंदी में नोट्स के साथ साथ ही इंग्लिश में भी इसका नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। तो आप सभी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप लोगों को पूर्णतः यह वीडियो में जो भी नोट्स है वह मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें मैंने हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में नोट्स बनाया है, और इंग्लिश में जो भी स्टूडेंट्स, आजकल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें हिंदी में लेक्चर सुन तो लेते हैं बट लिखने में और पढ़ने में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। तो मैंने ऐसे लोगों के लिए इंग्लिश में भी नोट्स उपलब्ध करा दिया है। तो मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को यह नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अशोक के अभिलेख का विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करूँगा।